विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, आधुनिक इतिहास में चल रहे थे। आज करना हमने प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या करना है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या याद करना है? 1930, 1931, 1932। ठीक है, तो क्रम से करेंगे। पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर गांधी इरविन पैक्ट करेंगे, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करेंगे। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाई 12 नवंबर 1930। डेट याद करनी पड़ेगी। डेट यूपीएससी नहीं पूछता है डेट, लेकिन मैंने कहा नीचे तक के एग्जाम अगर आप बढ़ते हैं, ग्रुप सी तक के एग्जाम बढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, डेट पूछी जाती है। इसलिए याद करते हुए चलिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में लॉर्ड इरविन के प्रयासों से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आयोजित किया गया। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? तो एक तो आपने याद करनी है डेट कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931। दूसरा याद करना आपने लंदन के सेंट जेम्स पैलेस। फिर तीसरा याद करना आपने लॉर्ड इरविन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? क्यों किया गया? साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। चौथी चीज याद करनी है, साइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जिसमें 89 सदस्यों में से 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसमें? 89 सदस्य। कितने? 89 सदस्यों में से 13 ब्रिटिश थे। बाकी जो शेष 76 थे वो कौन कौन थे? भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। ये सम्राट जॉर्ज पंचम से क्वेश्चन बन चुका है, किसने किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन? तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर हो गया। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली थे, मोहम्मद शफी थे, आगा खान थे, फजलुल हक थे, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयशंकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया। भीमराव अंबेडकर को हाईलाइट करना है आपने। किसको करना है? भीमराव अंबेडकर को हाईलाइट करना है। फलतः सम्मेलन का कोई सर्वमान्य नतीजा नहीं निकल सका। ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैत शासन पर सहमत हुई। किस किस चीज पर सहमति बनी? ये 3 चीजें याद करनी पड़ेंगी कि ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ के निर्माण के लिए सहमत हो गई कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। दूसरा सहमत हो गई किसके लिए? प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए सहमत हो गई। और तीसरा केंद्र में द्वैत शासन के लिए सहमत हो गई। ठीक है, इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। असफल को खास ध्यान देना आपने। क्या रहा? असफल रहा। कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन को निरर्थक बना दिया। कमाल की बात है कि आपने देखा होगा इसमें जितने भी मैंने नेता बोले या जो मैंने आपको बताया कि 76 जो शेष सदस्य थे उसमें 89 में से, उसमें कहीं पर भी आपने कांग्रेस का नाम नहीं पढ़ा। यानी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण इस सम्मेलन को निरर्थक माना गया। प्रोफेसर विपिन चंद्र के शब्दों में कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसे ही था जैसे राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन। रामलीला के बिना राम के बिना रामलीला का प्रदर्शन कौन कहते हैं? प्रोफेसर विपिन चंद्रा कहते हैं। कौन कहते हैं? ठीक है जी। तो अब क्योंकि 30, 31, 32 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, तो पहले इसी बीच में फिर गांधी इरविन समझौता होता उसको पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन पैक्ट, डेट याद करनी पड़ेगी फिर दोबारा, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1900 एक बार में नहीं होगी याद, बार बार बोलना पड़ेगा उसको कि गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद उदारवादी नेताओं, विशेषकर कौन? तेज बहादुर सप्रू और M.R.
जैकर, इन दो के नाम याद करने, यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि गांधी इरविन पैक्ट किसके प्रयासों से हुआ था? आंसर तेज बहादुर सप्रू और एमआर जैकर के प्रयासों से। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते की जो शर्तें थी वो बता रहा हूं मैं। नंबर एक, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट किस पैक्ट से या किस समझौते से समाप्त हुआ? आंसर गांधी इरविन पैक्ट से समाप्त हुआ। ठीक है, तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या मान लिया कि ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दूसरा, कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किए जाने वाला संवैधानिक सुधार संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों, अल्पसंख्यक से जुड़े मामलों आदि के बारे में सुरक्षात्मक या आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होगा। एक बड़ी बात यह हुई कि कांग्रेस तैयार हो गई कि ठीक है, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। और आपको पता है कि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी गए, कहाँ? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए राजपूताना नामक जहाज से गए। ठीक है, तो लेकिन क्या कहा कांग्रेस ने भी शर्त रखी कि ठीक है, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? सम्मेलन में पेश किए जाने वाले संवैधानिक सुधार जो होंगे वो संघीय व्यवस्था, नंबर 1 करके याद करना आपने। नंबर 1 संघीय व्यवस्था, नंबर 2 उत्तरदायी पूर्ण शासन, नंबर 3 भारत के हितों को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले और अल्पसंख्यक से जुड़े मामले आदि के बारे में सुरक्षात्मक और आरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी बात कही कि सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया। हिंसा का आरोप किस पर था? भगत सिंह पर था, सुखदेव पर था, राजगुरु पर था, कई क्रांतिकारियों पर था। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। ठीक है। अगला, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया की बात कही गई। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। पांचवी बात की गई, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। तो गांधी इरविन पैक्ट को या गांधी इरविन समझौते को 26 से 29 मार्च 1931 तक चलने वाले कराची कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदन कर दिया गया। किसमें अनुमोदन किया गया? 1931 कराची कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट थी कराची वाले में, क्या? मूल अधिकार। 1931 वाले कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर बात की गई थी। इस पर फंडामेंटल राइट्स पर। इतना क्लियर हो गया? देश भर के युवाओं द्वारा इस समझौते की इसलिए आलोचना की गई क्योंकि इस समझौते में देश को समाजवाद और इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु तथा सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसलिए क्या किया गया? देश भर में युवाओं ने इस समझौते की आलोचना की। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 चल रहा था, उसी समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। भगत सिंह को फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता स्वाधीनता संग्राम की कहानी के कुछ उन प्रकरणों में से है जिसमें गांधी जी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। ठीक है, इसी भाषा का प्रयोग करना जब मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे। युवा कांग्रेसी इस समझौते से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि गांधी जी इन तीनों क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे से नहीं बचा सके। इन तीनों को 23 मार्च 1931, डेट याद करनी पड़ेगी, 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस समझौते को कांग्रेस ने मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1931 कराची अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक है, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम शीर्षक प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको
कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर पार्ट 3 पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि क्या कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसमें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों शीर्षक प्रस्ताव भी क्या किए गए, स्वीकार किए गए। इतना क्लियर हो गया। इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे, जिस पर गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी का कथन है। किस अधिवेशन में हुआ ये? आंसर कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने? 31 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि थे। मदन मोहन मालवीय किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? आंसर राष्ट्रवादी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और कौन थे इसमें? सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, ये भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारत कोकिला कौन? सरोजनी नायडू। दूसरी कौन? मीराबेन। तीसरी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है। अन्य प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर को फिर हाईलाइट करना आपने, एवं महादेव देसाई आदि सम्मिलित थे। महादेव देसाई गांधी जी के सचिव हैं, वैसे आगे चलकर बनते हैं। गांधी जी के सचिव कौन है? महादेव देसाई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला? डेट याद करनी पड़ेगी। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक है। और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा, कि वह कौन? सरकार, हमारी सरकार, मतलब उनकी, अंग्रेजों की, देशद्रोही फकीर कौन? महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा दे रही है, या बराबरी का दर्जे की बात कर रही है। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव था, और वेलिंगटन जो था वो भारत का वाइसरॉय बन चुका था। कौन कौन भाई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी नेता सैमुअल होर जो था वो भारत सचिव था। दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर, ये कौन था? भारत सचिव था। और जो वेलिंगटन था 1931 से 36 तक, वो भारत का वाइसरॉय था। कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। सांप्रदायिक समस्या को हाईलाइट करना आपने। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। इस लाइन को खास हाईलाइट करना आपने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी ने अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने अगस्त 1931 ईस्वी में सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज लिया था? आंसर SS राजपूताना। ये यूपी पीसीएस में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर, सांप्रदायिक गतिरोध, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। क्लियर हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर भाग लिया। महामना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर भाग लिया। फ्रैंक मोरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी के बारे में इसी समय कहा था अर्धनंगा फकीर। क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। ये विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था, लेकिन फ्रैंक मोरिस नाम बोलना है आपने। ये पत्रकार है, ब्रिटिश नागरिक है। ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। क्या?
अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। दरअसल आपने खाली इतना नहीं बोलना कि अर्धनंगा फकीर, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा, लेकिन फ्रैंक मोरिस ने कहा कि अर्धनंगा फकीर कहाँ जा रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। कहाँ? मतलब महात्मा गांधी जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, तो वो जो दृश्य है वो अपने आप में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। ये कथन किसका है? फ्रैंक मोरिस का है। देशद्रोही फकीर भी कहा था, देशद्रोही फकीर भी कहा था। आगे, सरकारी रुख से दुखी होकर 28 दिसंबर 1931 को वेंसेंटियाना नामक इटली के पोत में बैठकर गांधी जी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वाइसरॉय से मिलना चाहा, लेकिन वाइसरॉय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? अर्धनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर, और तीसरी बात क्या बोली? ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये जब गांधी उतरे ना जहाज से, वो लोग सोच रहे थे पता नहीं कैसे होंगे, गांधी सूट बूट में होंगे। गांधी थे अपने सिंपल जो पहनते थे, गांधी जी आगे निकल गए, है ना। तो किसी ने बोला मिस्टर गांधी तो आगे चले गए। तब बोला विंस्टन चर्चिल ने, ये अर्धनंगा फकीर गांधी है, ये अर्धनंगा फकीर गांधी है। ठीक है, और फिर बाद में जब वार्ता चली तब बोला कि देशद्रोही फकीर को, इस देशद्रोही फकीर को हम बराबरी का दर्जा दे रही है हमारी सरकार। ठीक है, फ्रैंक मोरिस ने यह कहा कि जो अर्धनंगा फकीर है, जब सीढ़ियां चढ़ रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कहाँ? सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों में, तो वो एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद पढ़ेंगे भाई द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 to 34। हाँ जी।